नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 25 दिसंबर। दोस्तों, आपको बता दें, लुधियाना धमाके को लेकर बड़ा खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का मिला हाथ, गुर्गे की मदद से यूं रची थी बड़ी साजिश। सूत्रों के मुताबिक इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को दी चेतावनी। एयर व सर्जिकल स्ट्राइक से हमने संदेश दिया और फिर भी इसी तरीके से मारते रहेंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट ने बढ़ाया खतरा। दोस्तों, लखनऊ, यूपी, मध्य प्रदेश, इसके साथ हरियाणा समेत कई राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान लॉकडाउन को लेकर। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, यूपी में चुनाव हो सकते हैं स्थगित। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील पर बोला चुनाव आयोग समीक्षा जल्द करेंगे, जल्द निर्णय देंगे। इसके साथ अगली अपडेट, ओवैसी की धमकी पर बोले बीजेपी यूपी अध्यक्ष, कहा कागज मांग लिया तो छुपना मुनासिब नहीं होगा। दोस्तों, ओवैसी को करारा जवाब दिया है। सब कुछ खबरें जानेंगे। यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला बोले परिसीमन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, यानी परिसीमन आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ जा रहे हैं। मामले को लेकर लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक। जांच के आदेश के बाद ये सब कुछ खबरें एक एक करके बताएंगे। जहाँ पे इसरो का बड़ा झंडा गाड़ दिया 2022 के आगे, नतमस्तक होगी पूरी दुनिया। समुद्र से सूरज तक भारत कैसे गाड़ेगा झंडा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, लुधियाना धमाके के बीच अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन बब्बर खालसा के सबूत गुर्गों की मदद से यूं रची थी बड़ी साजिश। लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट की जाँच जारी है। इस धमाके के पीछे कौन है, ये पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियां हर एंगल से इसकी जाँच कर रही हैं। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया जा रहा है कि इस धमाके के पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का हाथ है और इस हमले में एक शख्स की मौत हुई थी और कई अन्य लोग जख्मी हुए थे। बताया जा रहा है कि संगठन ने एक सुनियोजित तरीके से इस धमाके को अंजाम दिया है। खुफिया तंत्र से जुड़े सूत्र CNN न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया गया है कि लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके के पीछे बब्बर खालसा का हाथ है। इस धमाके को बब्बर खालसा के चीफ वाधवा सिंह ने अंजाम दिया है और उसने इस काम में स्थानीय गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा सिंह की मदद ली गई है। अपने स्थानीय गुर्गों के जरिए वाधवा सिंह ने इस बड़ी साजिश को अंजाम भी दिया है। आपको बता दें, बब्बर खालसा एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसका मुख्य मकसद एक स्वतंत्र सिख देश खालिस्तान बनाना है। बब्बर खालसा के सदस्य कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और भारत के कुछ हिस्सों में मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि रिंदा कुछ वर्षों पहले पाकिस्तान भाग गया था और उसने वहीं पंजाब में कुछ गैंगस्टर को इस धमाके के लिए तैयार किया था। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, याद दिलाया सर्जिकल स्ट्राइक। बोले हम सीमा पार भी आतंकियों को मार सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से एयर व सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के धुले में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की तरफ से की गई एयर व सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक से हमने संदेश किया है कि हम सीमा पार भी आतंकवादियों को मार सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने पड़ोसी देश से पूछना चाहते हैं कि वो हमारे देश को अस्थिर, विभाजित क्यों करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले कोई एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, लेकिन हमने एयर व सर्जिकल स्ट्राइक, इससे हमने एक संदेश दिया है, हम अपने क्षेत्र में और सीमा पार भी आतंकियों को मार सकते हैं। केंद्रीय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के धुले से एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि राजनेताओं से लोगों का विश्वास उठ रहा है और इसे हमारी सरकार ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और आने वाले समय में हम मुंहतोड़ और करारा जवाब फिर से आतंकियों को देंगे। एक और अपडेट, ओमिक्रॉन ने बढ़ाई देश भर की चिंता, फिर से कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है। दोस्तों, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। कोविड और ओमिक्रॉन के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए देश के कई राज्य यूपी और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। यूपी में शनिवार 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेशव्यापी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। वहीं तेलंगाना के एक गाँव में स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते यूपी में अब शादी, विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में
कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं इस कार्यक्रम की सूचना आयोजनकर्ता को स्थानीय प्रशासन को देना होगा। आपको बता दें कि यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी लॉकडाउन लगाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है वो यही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें यूपी में चुनाव स्थगित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील पर बोला चुनाव आयोग अगले हफ्ते समीक्षा के बाद लेंगे फैसला। यूपी में चुनाव स्थगित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि वो अगले हफ्ते स्थिति की समीक्षा के बाद उचित निर्णय लेगा। आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को 2 महीने के लिए टालने का आग्रह किया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सभी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंदा ने कहा है कि हम अगले हफ्ते और उत्तर प्रदेश जाएंगे और स्थिति की समीक्षा के बाद उचित निर्णय लेंगे। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंता व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा था कि वायरस काफ़ी खतरनाक है और तेज़ी से फैलता है, इसलिए यदि राज्य में चुनाव हुआ तो इससे भारी तादाद में लोग ओमिक्रॉन का शिकार हो सकते हैं। कोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा है कि राज्य में तत्काल प्रभाव से सभी रैलियां, सार्वजनिक सभाओं और नेताओं की बैठकों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें इसरो, जी हाँ, इसरो मचाने वाला है धमाल। 2022 में नतमस्तक होगी दुनिया, समुद्र से सूरज तक भारत गाड़ेगा झंडा। साल 2021 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ठीक ठाक ही रहा, लेकिन अगले साल भारत कई ऐसे अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देने वाला है जिसमें अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की धाक न सिर्फ और ज़्यादा बढ़ जाएगी बल्कि सारी दुनिया भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियों के आगे नतमस्तक हो जाएगी। वहीं भारतीय अंतरिक्ष उद्योग भी साल 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि साल 2021 की तुलना में साल 2022 भारतीय अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज के लिए एक नया इतिहास लिखेगा। इस साल भारतीय अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम का आगाज गगनयान मिशन के साथ शुरू होगा और साल 2022 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी 2 मानव रहित मिशनों को भी शुरू करेगा। इसके साथ ही भारत सरकार ने यह भी कहा है कि अगले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी वीनस मिशन, सोलर मिशन और स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। भारत सरकार की तरफ से संसद में इस बात की जानकारी साल 2022 में इसरो के बेहद महत्वपूर्ण के बाद दिया। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के बीच मामले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने ली बैठक। पंजाब पुलिस के साथ एनआईए, बीएसएफ के आला अधिकारी रहे मौजूद। लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट मामले को लेकर केंद्र सरकार में एक्शन मोड में आ गई है। लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट के एक दिन बाद शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय अंतरिक्ष सुरक्षा बैठक की है। बैठक में राज्य पुलिस के आला अधिकारियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा व जांच एजेंसी के आला अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से बुलाई गई बैठक में गृह मंत्रालय के आला अधिकारी के साथ पंजाब पुलिस आईबी निदेशक अरविंद कुमार, सीआरपीएफ और एनआईए प्रमुख कुलदीप सिंह और बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह एनआईए शामिल रहे। असल में लुधियाना कोर्ट में गुरुवार को बम ब्लास्ट मामले में पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी समूहों का भी हाथ इसमें माना जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। फारूक अब्दुल्ला बोले परिसीमन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आयोग की कवायद का आधार ही गलत। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि परिसीमन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इस बीच उन्होंने पार्टी का मानना है कि परिसीमन आयोग की कवायद का आधार ही गलत है। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा है कि अब समय आ गया है कि सभी विपक्षी दल एक साथ आएं और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बर्बाद करने पर तुली हुई ताकतों से लड़ें। इस सप्ताह की शुरुआत में परिसीमन आयोग के साथ बैठक के दौरान हुई बातचीत के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि बैठक में हमारे द्वारा उठाया गया पहला बिंदु ये था कि आयोग अवैध है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित थी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय आखिरकार जो कहेगा वो उन आयोग पर भी बाध्यकारी होगा ताकि स्थिति साफ हो सके। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। देश की 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त हुआ INS कुकरी दुनिया के 30 बार चक्कर लगाने जितनी दूरी को किया तय। INS कुकरी देश की 32 साल की शानदार सेवा के बाद गुरुवार को सेवा मुक्त हो गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें इस बीच जहाज को सेवा मुक्त समारोह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना का पताका और डीक मिशनिंग पेनेंट को सूर्यास्त के समय उतारा गया था। इस दौरान मुख्य अतिथि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता मौजूद थे।
इसके अलावा सेवामुक्त समारोह में जहाज के कुछ सेवारत और सेवानिवृत्त पूर्व कमांडिंग अधिकारी भी मौजूद रहे। तो दोस्तों ये बड़ी खबर, हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, मोदी योगी के रिटायर वाले बयान पर ओवैसी ने दी सफाई। बोले हम पुलिस वाले की बात कर रहे थे, लेकिन यूपी बीजेपी चीफ ने कहा हम कागज़ मांग लिए तो आप कहाँ जाओगे, इसकी चिंता करिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुले मन से यूपी पुलिस को धमकी देकर बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। ओवैसी का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि मठ मंदिर कौन जाएगा, ये सोचने में समय व्यर्थ न करें। यदि कल को कागज़ मांग लिया तो आप कहाँ जाओगे, इसकी चिंता करिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि बहुसंख्यक को असदुद्दीन ओवैसी लगातार धमका रहे हैं और ये अफगानिस्तान नहीं जहाँ तालिबान आ जाएगा। अगर वो जाता है तो देश में मोदी और राज्य में योगी हैं। सरी के सुना बड़ी बात है कि एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों यूपी इलेक्शन को लेकर एक और ओपिनियन पोल आया। 252 सीटों के साथ यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही भाजपा। सीएम योगी के लिए 55% लोगों हैं पहली पसंद। यूपी चुनाव 2022 को लेकर इंडिया न्यूज़ जन की बात में दिसंबर में किया गया एक ओपिनियन पोल जारी किया गया। 20,000 लोगों को किए गए इस पोल के मुताबिक भाजपा यूपी में एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस प्रदेश में भाजपा की 233 से 252 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि सपा 135 से 149 सीटों पर ही सिमट रही है। कांग्रेस की हालत यूपी में बेहद खराब है और इसलिए सिर्फ इसे 3 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि बसपा को 11 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में एक और बड़ी अपडेट। तालिबान राज बना, पत्रकारों के लिए आफत। 60% मीडिया कर्मियों ने गंवाई नौकरी, 43% मीडिया आउटलेट बंद। दोस्तों तालिबान द्वारा 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद 231 मीडिया आउटलेट्स बंद हो गए हैं और 6400 से अधिक पत्रकार अपनी नौकरी खो चुके हैं। रिपोर्ट्स विदाउट आउटलेट में एसोसिएशन ने कहा है कि एक स्टडी में यह दावा किया गया हर 10 में से 4 प्रलय मिसाइल के बाद डीआरडीओ ने किया अभ्यास का सफल परीक्षण। चाइना और पाकिस्तान ने कहा यूएन रोको तत्काल परीक्षण को। दोस्तों आपको बता दें डीआरडीओ ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। डीआरडीओ के बयान में कहा गया है कि उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेपित का प्रदर्शन किया गया है। इससे पहले दिन में दूसरे दिन ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने यह जानकारी दी है। डीआरडीओ ने कहा है कि पहली बार लगातार 2 दिन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा द्वीप से प्रक्षेपित की गई मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। डीआरडीओ ने कहा है कि आज हथियार की सटीकता तथा मारक क्षमता को साबित करने के लिए भारी पेलोड और विभिन्न रेंज के लिए प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि भारत ताबड़तोड़ परीक्षण कर रहा है मिसाइलों का। अब इस मिसाइल के परीक्षण से चाइना हो या पाकिस्तान पूरी तरीके से डरे घबराए हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान यूएन के पास जाकर उनका कहना है कि तत्काल भारत के इन मिसाइलों को रोका जाए, भारत के इन प्रक्षेपण के मिसाइलों को रोका जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से खतरनाक साबित होने वाला है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ परीक्षण कर रहा है, चाइना और पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। एक और अपडेट लेते हैं। लुधियाना ब्लास्ट, आईएसआई के निशाने पर पंजाब, टिफिन बम बने खतरे की घंटी। 15 अगस्त से अब तक 25 बार ड्रोन घुसे। दोस्तों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। यही आशंका पिछले माह आईबी ने पंजाब सरकार व गृह मंत्रालय को जारी एक पत्र में जाहिर की गई थी। आपको बता दें 23 नवंबर के अंक में आशंका से प्रमुखता से छापा गया था। राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था और इस चौकसी के बीच दहशतगर्द अदालत परिसर में विस्फोट करने में कामयाब हो गए हैं। हाल ही में 21 नवंबर को देर रात पठानकोट में सेना के कैंप के पास मोटरसाइकिल सवारों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया था। इनमें कोई घायल नहीं हुआ। इसके पीछे आईएसआई का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। 15 अगस्त के बाद 25 बार से ज्यादा ड्रोन भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। हथियार, हेरोइन और टिफिन बम भिजवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 11 टिफिन बम बरामद हो चुके हैं। आईबी और काउंटर इंटेलिजेंस के आला अधिकारी सूत्रों के मुताबिक पंजाब में टिफिन बम का खतरा काफी है, क्योंकि काफी मात्रा में टिफिन बम अभी बरामद नहीं हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों पाकिस्तान लगातार नापाक साजिश कर रहा है। पाकिस्तान की यही नापाक साजिश कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों पाकिस्तान की नापाक साजिश ऐसी है कि 15 अगस्त से अब तक 25 बार ड्रोन जो है वो खास करके पंजाब के इलाके में पाकिस्तान घुसा चुका है। हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट देने के बाद जो विपक्षी पार्टियां बीएसएफ को खुली छूट देने को लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से वो केंद्र सरकार पर ही हमला कर रही थी, अब वो उन पर ही भारी पड़ा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें बीएसएफ जिस तरीके से एक्टिव हुई है उसके बाद से तमाम ड्रोनों को
घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। ऐसे में कहीं न कहीं पंजाब चुनाव पर पाकिस्तान की नज़र है। हम चलते हैं एक और अपडेट। आर्मी चीफ के साथ सेना के शीर्ष अधिकारियों ने दिल्ली में की बड़ी बैठक। चीन और पाक सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति पर हुई चर्चा। भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व ने अपने प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार से शुरू हुए दो दिवसीय सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान चीन और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की है। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि सेना के कमांडरों ने सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति के साथ साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चर्चा की है। सेना के कमांडरों को पूर्वी सेक्टर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों सहित चीन सीमा पर स्थिति से अवगत कराया गया है। चीन की ओर से एक तरफा आक्रामकता दिखाने के बाद पिछले साल अप्रैल और मई से भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ है। भारत ने चीनी आक्रमण का बहुत आक्रामक तरीके से जवाब दिया है। कई स्थानों पर उनके कार्यों की जांच की गई है। गलवान झड़प भी वही हुई है जिनमें दोनों पक्ष हताहत हुए हैं। भारत क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन साथ ही दुश्मन सैनिकों की ओर से किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए उच्च स्तर की तैयारी भी बनाए रखी है। तो दोस्तों, दिल्ली में आपको बता दें हाई लेवल मीटिंग कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। इमरान खान ने माना कि वो भारत से है पीछे। भारत की तरक्की की मिसाल दे रहा है इमरान खान। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान 23 दिसंबर को लाहौर पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लाहौर टेक्नोपॉलिसी का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने भारत की मिसाल दी। पाकिस्तानियों से कहा, भारत से कुछ सीखो। उन्होंने कहा कि हम टेक इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान से पीछे रह गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान करीब 15-20 साल पहले इस सेक्टर में आया और आज की तारीख में उनका करीब $150 अरब का एक्सपोर्ट है। दुनिया ने अब 1990 के दौरान अपनी इकॉनमी ओपन की। वहाँ और सबसे पहले विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने निवेश करना शुरू किया। इसे देखने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत पहुंची और ये हमारी बदकिस्मत है कि हमने अपने देश में कभी इस तरीके का जोर ही नहीं दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद कर रहा चीन अब ईरान को कैसे मनाएगा अमेरिका। दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि सऊदी अरब अब चाइना की मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइलों का सक्रिय रूप से निर्माण कर रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने अमेरिकी न्यूज खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ा दावा किया। सऊदी अरब द्वारा चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण एक ऐसी घटना मानी जा रही है जो पूरे मध्य पूर्व की राजनीति में उथल पुथल मचा सकती है, क्योंकि विश्लेषकों का कहना है कि अब ईरान को मनाना अमेरिका के लिए कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका दुश्मन सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी के 3 स्रोतों ने पुष्टि करते हुए कहा है कि सऊदी अरब को अतीत में चीन से बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वो तक अपनी खुद की मिसाइल बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन CNN के सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि सऊदी किंगडम वर्तमान में कम से कम एक स्थान पर बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सहित कई एजेंसियों के अमेरिकी अधिकारियों को हाल ही के महीने में क्लासिफाइड खुफिया जानकारी दी गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। शुक्रवार सुबह एनकाउंटर आरवानी इलाके के मुनमुन हाल में शुरू हुआ है और इस बात की जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने दे दी है। खबर है कि इस दौरान जवानों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। पुलिस ने ट्वीट किया कि अनंतनाग के मुनमुन वाली आरवानी इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई थी और पुलिस और सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया है कि एक अज्ञात आतंकी मारा गया है। समाचार एजेंसी NI के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस सेना की संयुक्त कार्रवाई के दौरान AK-47 असॉल्ट राइफल भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया है कि इलाके में तलाशी जारी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकियों का लगातार ताबड़तोड़ सफाया हो रहा है और इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं तरीके से सुरक्षा बलों की कहीं ना कहीं वो तय सीमा की बात है। तो दोस्तों, सुरक्षा बल और सेना के लिए एक लाइक तो बनता ही। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें यूपी चुनाव में ओवैसी का खतरनाक बयान, भाजपा ने भी किया पलटवार। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी का एक खतरनाक बयान निकल के आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी का खतरनाक बयान निकल के आया है। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि अभी तो मोदी योगी हैं, आने वाले समय में कौन बताएगा। उनका छोटा भाई ओवैसी पहले ही हिंदुओं को मारने काटने की बात कह चुका है। ओवैसी मन से कहते हैं कि मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाहूँगा, याद रखना मेरी बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और हमेशा प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के तिमार से खामोश ज़रूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारी अंतिम को नेस्तनाबूद करेंगे और हम याद रखेंगे। हालात बदलेंगे तब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा, हम नहीं भूलेंगे।
इस तरीके से ओवैसी ने ये बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने कहा है कि छोटा ओवैसी पुलिस को 15 मिनट हटाने को बोलता है और हिंदुओं को धमकी देता है। बड़ा ओवैसी पुलिस को खुलेआम धमकी देता है। हरिद्वार पर बोलने वाले सेकुलरिज्म के सारे सुरमा इन जिन्ना वाली मानसिकता पर खामोश हैं, क्योंकि हिंदुओं को धमकी देने वाला सेकुलर है और जय श्री राम का नारा लेना क्रिमिनल है। दोस्तों आपको बता दें, सलम त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया इनके वीडियो को, लिखा है कि गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती। ओवैसी साहब, ताकत तो प्रभु राम ने दिखा दी है अपनी, भोलेनाथ ने दिखा दी है अपनी, कोई भी गलती की तो गिद्धों को भरपूर इलाज होगा इस बार। तो दोस्तों एक तरीके से बीजेपी ने पलटवार तो किया है, लेकिन ओवैसी की इस भाषण से आप उनके और उनके खास करके इनकी मानसिकता आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे में मोदी योगी को लेकर कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना न भूले। अगर आप भी मानते हैं कि सीएम मुख्यमंत्री यूपी में सीएम योगी को बनना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं एक और अपडेट। माफिया अतीक की जमीन पर सीएम योगी 26 को करेंगे भूमि पूजन, बनेगा गरीबों का आशियाना। यूपी की योगी सरकार माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। अब माफिया से खाली कार्रवाई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों के लिए सस्ते घर बनने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रयागराज से होने जा रही है। यहाँ माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से खुलदाबाद के लूकरगंज इलाके में खाली कराई गई सरकारी नजूल की जमीन पर गरीबों का आशियाना बनाया जाएगा। 26 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे। सूबे के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उस जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त हुई इस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाया जाएगा। यहाँ गरीबों के लिए 75 फ्लैट बनाने की योजना है। सिंह ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि शहर पश्चिमी में सपा के समय कब्जा करने का दौर चला था। भूमाफिया सरकारी नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा करने गए थे। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको एक और बता दें, जहाँ पर अमीर देशों के बूस्टर डोज प्रोग्राम से भड़का WHO, बोला इससे लंबे समय तक रहेगी महामारी, गरीब देशों को नहीं मिल पाएगी वैक्सीन। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से बूस्टर डोज को लेकर अमीर देशों को आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे वैक्सीन की असमानता बढ़ेगी और महामारी लंबे समय तक रहेगी। WHO ने कहा है कि बूस्टर डोज की शुरुआत कारण गरीब देशों और अमीर देशों के बीच वैक्सीनेशन असमानता में इजाफा